हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आपका जोरदार स्वागत है आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। तो प्यारे बच्चों, हम 11वीं क्लास का पढ़ रहे थे वेक्टर यानी बेसिक मैथमेटिक्स का वेक्टर का, जिसके हम लेक्चर कर चुके थे 2 और आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले प्यारे बच्चों हम 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ चुके हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ चुके हैं, और एंगल क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए आपको पहले के 2 लेक्चर भी देखना बहुत जरूरी है। तो आप पहले उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ये लेक्चर आपको मिलेंगे 11वीं क्लास बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर नाम की प्लेलिस्ट में, और वहां से आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों, आप अपना पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए ताकि छोटी छोटी चीजों को आप नोट कर सको और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सको। आइए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, आज से पहले आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम लिख लेते हैं। क्या है हमारा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2D, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D। तो प्यारे बच्चे आइए और देखिए हम आज क्या करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 2D में। किस में पढ़ रहे हैं? 2D में। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हम 2D में एक वेक्टर बना लेते हैं, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो सबसे पहले ये मैं बना लेता हूं, इधर है मेरा x, ये y, और इधर मैं बना लेता हूं, ये मेरा हो गया भैया x। ठीक है? और प्यारे बच्चों, ये मेरा हो गया क्या? वेक्टर। तो इसको, ये हमने मान लिया कि हमारा क्या है, y एक्सिस, और ये हमने मान लिया प्यारे बच्चों क्या है हमारा, x एक्सिस। और ये मेरा कोई भी वेक्टर है, a वेक्टर है। क्लियर? वो a वेक्टर जो है हमारा, वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल मैं मान लेता हूं क्या बना रहा है, थीटा। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट करना, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, या मैं बोल सकता हूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ना, वही कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर का रिजोल्यूशन करना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। क्लियर? तो कर क्या रहे हैं हम, किसी भी वेक्टर को हम 2 कोऑर्डिनेट यानी x और y में, क्योंकि हम पहले 2D का पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ x और y कंसिडर कर रहे हैं। तो x और y में लिखना किसी भी वेक्टर को, उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखना, यही कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा। तो प्यारे बच्चों मान लो ये ए वेक्टर है, तो उसका ये वाला जो कंपोनेंट लिखा जाएगा, इस कंपोनेंट को हम लिखेंगे क्या, ए कोस थीटा। यानी जो वेक्टर के साथ जो एंगल थीटा बन रहा है उधर आएगा कोस थीटा, और इधर जो मैं लिखूंगा ये आएगा मेरा साइन थीटा। अच्छा, ये कोस थीटा साइन थीटा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था वहीं से आता है। ठीक है? तो यहां से हमने लिख लिया ए कोस थीटा, यहां से हमने लिख लिया ए साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों, यहां से हम लिख सकते हैं कि जो मेरे पास एक्स कंपोनेंट आया, क्या आया मेरे पास, एक्स कंपोनेंट वेक्टर का, यानी उसको मैं लिख सकता हूं ए कोस थीटा। और वाई कंपोनेंट लिखना चाहूं तो प्यारे बच्चों यहां से वाई कंपोनेंट लिख सकता हूं ए साइन थीटा। अगर यहां से ये मैं एंगल थीटा लिखना चाहूं तो ये थीटा एंगल देखो ना बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूं, यहां लिख लेता हूं मैं थीटा, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या लिखा जाएगा, देखो यहां से देखो, तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। चलो भाई, ये आ गया टेन थीटा। दूसरा, इस वेक्टर को अगर एक्चुअल में अब ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए, ए वेक्टर को क्या किया जाए, रिप्रेजेंट, तो ए वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर, तो इसका क्या लिखा जाएगा, एक्स कंपोनेंट ए एक्स आई कैप, प्लस इसका क्या लिखा जाएगा, वाई कंपोनेंट यानी ए वाई जे कैप। यानी किसी भी वेक्टर को हमने उसके कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिप्रेजेंट किया है। तो इस ए वेक्टर जो मैंने ये लिया था, इसका एक्स कंपोनेंट क्या लिखा गया, ए एक्स आई कैप, और ए एक्स की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड कोस थीटा। क्लियर बात? अब यहां से प्यारे बच्चों, अगर मान लो मुझे मैग्नीट्यूड लिखना हो, या ए की मैं बात करूं, ये मुझे ए लिखना हो, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए, तो प्यारे बच्चों वो क्या लिखा जाता है, अंडर रूट
इस ए एक्स का स्क्वायर प्लस ये वाला कंपोनेंट यानी ए वाई का स्क्वायर। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, ये था मेरा किसी भी वेक्टर का दो डायमेंशनल में रिजोल्यूशन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बड़े अच्छे से यहां तक समझ में आया होगा किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में कैसे रिजोल्व करते हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं थ्री डी में, यानी 3 डायमेंशनल में रिजोल्यूशन करते हैं वेक्टर में कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3D। ठीक है? तो यहां लिख लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर चलो भाई, अब 3D करते हैं। तो सबसे पहले हम 3D बना लेते हैं प्यारे बच्चों। तो ये मैंने बना लिया, सॉरी ये मैं बना लेता हूं। मेरे पास हो गया x, सॉरी y, ये मेरे पास हो गया x, और यहां पे मैंने बना लिया ये वाला z। ठीक है? तो इनको मैं लिख लेता हूं। ये मेरे पास हो गया y, ये मेरे पास हो गया x, और ये मेरे पास प्यारे बच्चों क्या हो गया z। क्लियर बात? अब ध्यान से देखना, अब मैं एक वेक्टर ले रहा हूं। एक क्या ले रहा हूं? एक वेक्टर ले रहा हूं। एक ले रहा हूं मैं भैया वेक्टर। चलो, ये मैंने वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर। ए वेक्टर, अच्छा ये ए वेक्टर मेरे एंगल्स बना रहा है, और वो एंगल मैं लिख रहा हूं क्या बना रहा है? वाई, देखो एक्स के साथ जो बना रहा है एंगल वो बना रहा है अल्फा, वाई के साथ जो बना रहा है वो बना रहा है बीटा, और यहां से जो जेड के साथ बना रहा है ये वाला, इसको मैं लिख रहा हूं गामा। ठीक है प्यारे बच्चों? हालांकि आपको ये 3D में थोड़ा फील नहीं आ रहा होगा। क्या किया गया है, जैसे ऐसे समझ लो कि एक्स वाई जेड है, ये मैं मान लेता हूं कि मेरा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ऐसे करके है वेक्टर। तो उसके अंदर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें मैंने एक वेक्टर लिया है। क्लियर? और वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई के साथ बना रहा है बीटा, और जेड के साथ बना रहा है गामा। ठीक है? तो सबसे पहले देखो, ये मैंने ए वेक्टर ले लिया। अब इसका कंपोनेंट लिखूं मैं एक्स के अलोंग। इसके अलोंग लिखूंगा एक्स के अलोंग। तो मैं देखो क्या लिख सकता हूं, ये वेक्टर मैंने ए लिया है, और इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैं लिख रहा हूं क्या? ए। क्लियर है बात? या मैं सीधा मैग्नीट्यूड ही लिख दूंगा, मैग्नीट्यूड लिख दूंगा। क्लियर बात? तो सबसे पहले एक्स कंपोनेंट लिखा जाए तो प्यारे बच्चों एक्स कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा? दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू कोस अल्फा। अब यहां से अगर मैं कोस अल्फा की मैं बात करूं तो कोस अल्फा मेरे पास क्या निकल के आया? एक्स, ए एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। एक बात। चलो भाई दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात, अगर मैं y कंपोनेंट लिखना चाहूं, y का कंपोनेंट, तो y क्या लिखा जाएगा? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू कोस बीटा। बीटा क्यों? क्योंकि y के साथ ये एंगल बना रहा था बीटा, तो अगर इधर मैं लूंगा तो क्या आएगा? कोस बीटा। तो यहां से प्यारे बच्चों अगर मैं लिखना चाहूं कोस बीटा, तो कोस बीटा मेरे पास क्या आ जाएगा? ए वाई डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये वाला। ठीक है? अब मेरे पास तीसरा बच गया भाई। तीसरा मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। तीसरा मेरे पास लिखा गया जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, तो ये लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू कोस गामा, और यहां से प्यारे बच्चों जो निकल के आया कोस गामा, दैट इज इक्वल टू ए जेड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये मेरे पास आ गया। अब जो ये तीन है, ये जो तीन लिखे गए, इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। ये वाले, ये वाले देखो, इन तीनों को, ये जो तीन है बेटा, इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। तो मैं लिख लेता हूं इनको, ये मेरे पास क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर बात? यानी किसी भी वेक्टर के अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन लिखने हो तो हम क्या लिखते हैं? कोस अल्फा दैट इज इक्वल टू उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। यानी जो मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा किसी भी वेक्टर का, अब आप देखिए कोई भी वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर जैसे मान लो ए वेक्टर है, वो क्या लिखा जाएगा? उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस ए वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस ए जेड कंपोनेंट के।
ये लिखा जाएगा वेक्टर। अच्छा, इस वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस जो y है इसका स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये लिखा जाएगा एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कोसाइन, ये एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या कहलाएगा कोस अल्फा। फिर मैं y कंपोनेंट डिवाइड बाय उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो क्या कहलाएगा कोस बीटा। और यहां से जेड ए जेड कंपोनेंट डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ये कहलाएगा कोस गामा। क्लियर बात। और ये कहलाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं, इसको स्क्वायर करूं, इसको स्क्वायर करूं, तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कहानी निकल के आती है यहां से। क्या निकल के आती है, इनको स्क्वायर करूं, यानी मैं स्क्वायर करूं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस इसको करूं मैं कोस स्क्वायर गामा, दैट इज इक्वल टू, या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तीनों का अगर मैं सम कर दूं तो मेरे पास जो निकल के आता है वो ध्यान से देखना क्या निकल के आता है, ए एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू प्लस कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू ए वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस यहां से ए जेड का स्क्वायर, ये मेरे पास क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या लिखा गया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, यानी डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का मैंने क्या कर दिया, सम। अब ध्यान से देखना, एलसीएम सेम है, ऊपर अगर मैं सम करूंगा तो भी सेम आएगा। तो प्यारे बच्चों यहां से जो मेरे पास निकल के आता है, इंपॉर्टेंट कड़ी जो निकल के आती है वो आती है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, दैट इज इक्वल टू 1। सबसे इंपॉर्टेंट ये कहानी ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, दैट इज इक्वल टू 1। तो सर एक बात हमें ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़कर आए हैं, आपने ही पढ़ाया था कि कोस स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अच्छा, इसको मैं सर क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, दैट इज इक्वल टू 1। तो देखो 1 1 1, यहां पे देखो क्या लिखा गया, 3 माइनस, यहां लिख लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, दैट इज इक्वल टू 1। अब प्यारे बच्चों 1 को मैं इधर ले आऊं, इस सारी चीज को उधर लेके जाऊं, तो मैं देखो क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, दैट इज इक्वल टू 2। क्या निकल के आया भैया, 2। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैं इसको लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। यहां पे देखो ये जो रिजल्ट आए हैं ना, ये मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हमने क्या पढ़ा है, एक बार देख लीजिए, ये वाला इधर देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो हम देख लेते हैं। अभी तक प्यारे बच्चों इसमें डायरेक्शन कोसाइंस में हमने डायरेक्शन कोसाइंस किसको कहते हैं, कोस अल्फा, दैट इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोस बीटा को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, वेक्टर का y कंपोनेंट डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, कोस गामा क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ए जेड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अच्छा भैया, ये मैग्नीट्यूड कहां से निकल के आएगा ये देख लेना। अरे यही तो है मजेदार बात कि सर ये आया कहां से, जैसे किसी भी वेक्टर को, ए वेक्टर है आपको गिवन है क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सर ये ए एक्स क्या है, अरे यही तो रिजोल्यूशन है अलोंग एक्स वाई, यानी इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट, इस वेक्टर का जेड कंपोनेंट। यानी सर पीछे चलनी पड़ेगी कहानी, ये वाला, ये था मेरे पास एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये इस वेक्टर का जेड कंपोनेंट। तो किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ए वेक्टर को क्या लिखा गया, उसका एक्स कंपोनेंट, वाई और जेड, इसी को बोला जाता है सर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर।
क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो यहां से सर कहानी मेरे को समझ में आ गई कि मान लो मुझे एक ऐसा वेक्टर गिवन हो, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सर बड़ा आसान है, क्या, अंडर रूट उसका ये वाला ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये उस वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड। अब सर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो देखो कोस अल्फा क्या लिखा जाएगा, ए एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाई ये मैग्नीट्यूड, ये वाला। सर कोस बीटा क्या कहलाएगा, वाई ये वाला डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड। सर ये जेड वाला ये वाला। सर ये तो बड़ा आसान है, ये तो मुझे समझ में आ गया, बड़ी सिंपल सी बात है। तो सर एक क्वेश्चन करा दीजिए और उस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है ध्यान से देख लो। देखो एक पी वेक्टर गिवन है, पी वेक्टर क्या गिवन है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। आपको क्या निकालना है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। इस वेक्टर के आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, डायरेक्शन कोसाइन। सर बहुत अच्छी बात है। सर देखो इस वेक्टर को जो आपने पी वेक्टर दिया गया है, इस पी वेक्टर को क्या दिया है आपको, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है सर। तो सर सबसे पहले हम निकालते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सर मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने लिख लिया वेक्टर p का मैग्नीट्यूड। क्या लिखते थे सर, अंडर रूट। सर ये स्क्वायर जो i कैप के साथ है उसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, सर जो j के साथ है 4 का स्क्वायर, सर जो k के साथ है वो 12 का स्क्वायर। तो सर यहां से तो आ जाएगा मेरा रूट 169 दैट इज इक्वल टू 30 यूनिट। ठीक है सर, ये तो हो गया सर, बड़ा आसान था। सर अब मुझे लिखना है डायरेक्शन कोसाइन। तो सर डायरेक्शन कोसाइन तो आपने बताया था क्या, कोस अल्फा। सर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर जो है p, इसका x कंपोनेंट डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। सर x कंपोनेंट तो कितना है सर, 3 है। तो सर 3 है तो 3 डिवाइड बाय, सर इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 13। तो सर एक कोस अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 3/13। चलो सर अब सर इसका कोस बीटा लिख लेते हैं सर, वो भी मुश्किल नहीं है। तो कोस बीटा प्यारे बच्चों, कोस बीटा क्या लिखा जाएगा, इसका y यानी 4 यानी इसका p y डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर। पी वाई कितना है मेरे पास, 4 डिवाइड बाय 13। तो सर एक ही बचता है। अब हमारे पास जो बचता है सर वो क्या बचता है, ये वाला पी जेड। यानी मैं बात करूं कोस गामा, तो सर कोस गामा मेरे पास लिखा जाएगा वेक्टर का कंपोनेंट जेड वाला और उसका मैग्नीट्यूड, और जेड वाला है सर 12, तो 12/13 ये हो जाएगा मेरे पास कोस गामा। तो सर इसमें डायरेक्शन कोसाइन लिखने में सर कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी बात मेरे को समझ में आ गई और इतनी बात मैं नोट कर रहा हूं, और बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई इतनी बात में अगर कोई आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई इतनी सी बात है, आप बता दीजिए कोई दिक्कत है तो। चलो भाई सर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या, आपको एक वेक्टर गिवन है, फाइंड एंगल मेड विद x एक्सिस बाई वेक्टर 1i कैप प्लस 1j कैप। सर ये वेक्टर गिवन है 1i कैप प्लस 1j कैप। उस क्वेश्चन पूछा है कि ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो सर x एक्सिस के साथ एंगल की बात की जाए तो सर देखो, अगर मैं याद करूं तो आपने ऐसा कुछ कराया था, ध्यान से देखना क्या कराया था कि मैंने यहां बना लिया था y, इधर बना लिया था x, और ये था मेरे पास y, और मैंने कोई भी जो वेक्टर था वो ऐसे लिया था। देखो ये 2 डायमेंशनल में था, क्लियर बात। तो यहां पे मैंने इसको एंगल माना था अल्फा। क्या माना था, अल्फा, या थीटा मान लो, अल्फा मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर सबसे पहली बात तो ये थी tan अल्फा,
tan अल्फा। आपने क्या लिखवाया था कि उस वेक्टर का y कंपोनेंट डिवाइड बाय वेक्टर का x कंपोनेंट, याद कीजिए। कराया था? हाँ भाई कराया था। चलो भाई, तो उसमें क्या कराया था? अब देखो ये वेक्टर अगर मैं ध्यान से देखूं, इस वेक्टर को, ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अरे लिख सकता हूं या नहीं? वेरी गुड। तो यहां से ए एक्स कंपोनेंट मेरे पास कितना आया? 1। और अगर मैं बात करूं सर ए वाई की, तो वो भी मेरे पास 1 आ गया। तो सर यहां से तो मेरे पास tan अल्फा आ जाएगा, और tan अल्फा क्या आ जाएगा? tan अल्फा दैट इज इक्वल टू ए वाई है मेरे पास 1, ए एक्स भी क्या है 1, तो दैट इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा 45 डिग्री। यानी सर ये वाला तो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 45। इतनी बात हमें समझ में आ गई। चलो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी करिए। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कोई भी वेक्टर दे दिया जाए, ये दे, जैसे ये दे, सिंपल दे सकता है 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप। ठीक है, सिंपल है। और आपसे पूछ लिया जाए कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड की बात, तो मैग्नीट्यूड तो बड़ा आसान होगा यार। मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका ये वाला, या मैं लिख सकता हूं ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। अब देखिए यार, अब जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि कोस अल्फा बताइए, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या लिखा जाएगा? ए एक्स डिवाइड बाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही कोस बीटा पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? कोस बीटा। तो कोस बीटा क्या लिखा जाएगा? वाई कंपोनेंट डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही पूछ लिया जाए कोस गामा, तो वो क्या लिखा जाएगा? ए जेड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। क्लियर बात? अब ए एक्स की बात की जाए तो यहां से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3, एक्स क्या है 3, और इसका मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पे बात करूं तो ए वाई कंपोनेंट कितना है? 4 डिवाइड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ऐसे ही जेड कंपोनेंट आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हम किसी भी वेक्टर का ऐसे डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। अब इनको स्क्वायर करके आप ऐड भी करोगे ना तीनों को, तो आप ध्यान से देखोगे तो 1 आएगा। कितना आने वाला है? 1। तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, करिए नोट जल्दी से। चलो भाई, अब आता है मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। देखो, जैसे आपको कोई भी वेक्टर गिवन है यार, मैं मान रहा हूं कि जैसे मान लो आपको ये ए वेक्टर गिवन है, ध्यान रखना। अब कोई भी मैं नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे मान लो मैंने कर दिया 3a। देखो क्या होगा, अगर ये 3 जो यहां से जो मैं नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान रखना क्या, अगर मैं ये 3 कोई भी जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन तो रहेगा सेम, बट मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, अगर ये नेगेटिव है, मान लो -3a है, तो जो रिजल्टेंट आया वो रिजल्टेंट क्या होगा? डायरेक्शन भी पलट जाएगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी? जो था उसका अपोजिट हो गया, क्योंकि नेगेटिव नंबर है मल्टीप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एक वेक्टर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? 3i कैप प्लस 4j कैप।
अब आपसे बोला जाए कि प्यारे बच्चों लिखकर दिखाओ 5a। अब देखो 5 क्या है, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 5 है क्या। तो प्यारे बच्चों 5 है क्या, एक स्केलर है, एक क्या है, स्केलर। अब स्केलर मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ता है, देखो 5 मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या आ जाएगा, 5 का 3 से होगा तो कितना आ जाएगा, 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप। तो अब इस वेक्टर का मैं इसको मान लेता हूं बी वेक्टर, इस ए और बी वेक्टर में क्या रिलेशन है, ए और बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी ए और बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है इनकी, सेम है भैया, सेम डायरेक्शन। बट मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है भाई, मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट। क्लियर बात। अच्छा ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे होगा, ऐसे भी हो सकता है। जैसे आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए प्यारे बच्चों, कि आपको लिखना है 1/3 ए वेक्टर। तो देखो क्या होगा, 1/3 है, इसी का मैं मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू ए वेक्टर क्या लिखा जाएगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप। तो ये था सिंपली मेरे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, चलो भैया लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, अब आता है इसके बाद बड़ा सिंपल सा, क्या कहानी आती है सिंपल सी, ध्यान से देखना। अब आता है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दो तरीके से होंगे, दो होंगे, यानी दो है। क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, एक तो मेरे पास है स्केलर प्रोडक्ट, क्या है, एक तो मेरे पास प्यारे बच्चों स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा जो मेरे पास है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। यानी सर फर्क क्या है, एक प्रोडक्ट में जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाली चीज को, इस वाली को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अच्छा इस वाली को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा ये जो है डॉट प्रोडक्ट जो है वो लिखा जाता है प्यारे बच्चों, कैसे लिखा जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर। अच्छा ये क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी हम दो वेक्टर के प्रोडक्ट ऐसे पढ़ने वाले हैं, एक तो है मेरे पास स्केलर प्रोडक्ट और एक प्यारे बच्चों मेरे पास है क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है, चलो इसमें आगे देखते हैं सर होता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, स्केलर। तो प्यारे बच्चों दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, देखो दो, यानी ए डॉट बी, वो प्यारे बच्चों किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। अच्छा थीटा क्या है, थीटा यहां पे ध्यान रखना, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यहां पे जो ये थीटा लिखा गया, ये थीटा क्या है, ये है भैया एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब सर इसको सबसे पहले बात तो स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यार जो ये चीज ओवरऑल निकल के आई ना, ये वाली चीज, ये वाली, ये जो ओवरऑल निकल के आई ये स्केलर है, ये स्केलर यानी एक नंबर निकल कर आएगा। क्या निकल के आएगा, एक नंबर। यानी सर अगर ये स्केलर निकल के आया तो इसका मतलब ये तीन वैल्यू हो सकती है इसकी, क्या, या तो ये पॉजिटिव नंबर होगा, या ये जीरो होगा, या मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। भाई स्केलर का तो क्या हुआ,
या तो पॉजिटिव नंबर होगा या जीरो होगा या मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। यानी दो वेक्टर का स्केलर या मैं बोल सकता हूं डॉट प्रोडक्ट, स्केलर या मैं क्या बोल सकता हूं डॉट प्रोडक्ट, वो मेरे पास क्या हो सकता है, वो या तो मेरे पास पॉजिटिव नंबर होगा या मेरे पास जीरो होगा या मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव। अब सर ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो यार ध्यान से देखिए, यार यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने वाली चीज है भी क्या। देखो ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी ये तो पॉजिटिव होने वाले हैं। अब जो बाकी पॉजिटिव जीरो नेगेटिव डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड करेगा कोस थीटा पे। किस पे डिपेंड करेगा, कोस थीटा पे। यानी कोस थीटा यहां पे लिख लीजिए, कोस थीटा, कोस थीटा मेरे पास क्या हो सकता है, देखो कोस थीटा मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और प्यारे बच्चों जीरो भी हो सकता है। तो यार ध्यान से देखिए, पॉजिटिव कब होगा भाई, दो वेक्टर के बीच का एंगल है, और वो पॉजिटिव कब होगा, तो कब होगा भाई, जब थीटा मेरा क्या होगा, जब मेरा थीटा क्या होगा लेस देन 90 डिग्री, तब मेरा कोस क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा भैया जीरो भी हो सकता है, अच्छा जीरो कब होगा, जब मेरा थीटा होगा एग्जैक्ट 90 डिग्री। अच्छा नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ जी भैया नेगेटिव भी हो सकता है। भैया नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव भैया तब होगा जब मेरा थीटा होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। चलो भाई, यानी सर स्केलर जो प्रोडक्ट है वो पहली बात तो है स्केलर है, क्योंकि एक नंबर आता है इसलिए स्केलर है। दूसरी बात पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। सर पॉजिटिव कब होगा, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो लेस देन 90 डिग्री, तब तो क्या आएगा, पॉजिटिव। जीरो कब आएगा, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। तो सर नेगेटिव कब होगा, भैया नेगेटिव होगा तब जब मेरा दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो सर ये कहानी थी किसकी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्लियर है। चलो भाई, यानी सर यहां से दो वेक्टर का यहां से जो डॉट प्रोडक्ट है उसका हमने पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी है यहां से। क्लियर है बात। अब सर आगे चलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए सर सोल्व कैसे करते हैं। आपने तो हमें पढ़ा दिया कि ए और डॉट बी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। चलो सर अब स्टार्ट करते हैं, सर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से करते हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास है कोई ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है कितना, 5 यूनिट, और ये है आपके पास बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 3 यूनिट, और ये इनके बीच में जो एंगल है थीटा वो दे रखा है 60 डिग्री। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए डॉट बी। चलो भाई सिंपल सी चीज है, आपको ए डॉट बी निकालना है, सिंपल। तो यार यहां से देखिए प्यारे बच्चों, ए डॉट बी हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी 3 इंटू कोस 60। कितना आ गया, कोस 60। तो यहां से कितना आ गया 15, और कोस 60 होता है मेरा 1/2, तो कितना आ गया 15/2। अच्छा अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये नंबर आया कि नहीं आया, नंबर आया, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। अब मान लो यही वेक्टर, सिंपल वेक्टर ले रहा हूं, यही वेक्टर, अब यही वेक्टर आपको दे दिया जाए क्या, इधर ये ए वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है आपको कितना 5 यूनिट, और इधर दे दिया जाए एक बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट, और इनके बीच में एंगल दे दिया 120 डिग्री। कितना एंगल दे दिया, 120 डिग्री। अब यार ध्यान से देखिए कि क्या आया मेरा यहां से। अब आपसे पूछ लिया जाए यहां से ए डॉट बी बताइए, तो ए डॉट बी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए या कितना आ गया 5 यूनिट, सिंपल सा मैग्नीट्यूड दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी 3 यूनिट इंटू कोस 120।
तो cos 120 यहां से कितना आ जाएगा, a डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 15 और cos 120 आ जाएगा -1/2 दैट इज इक्वल टू -15/2। अब ध्यान से देखो, दो वेक्टर थे तब भी सेम था तब भी सेम था, मैंने एंगल चेंज किया है, सिर्फ क्या चेंज किया है, एंगल। तो देखो जब 90 डिग्री से कम था तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी और जब 90 से ज्यादा है तो क्या आई, नेगेटिव वैल्यू आई। अब सर बड़ा आसान हो गया, अब जैसे हमें दो वेक्टर दिए गए हों, जैसे आपको दो वेक्टर दे दिए जाए कोई भी, कि यार ए वेक्टर तो मेरे पास है क्या, ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा आपको दे दिया जाए क्या, बी वेक्टर, बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और यहां से पूछ लिया जाए कि फाइंड आउट ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब क्या है कि यहां से मैंने लिख लिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, यहां पे क्या आ जाएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये पूछ लिया ए डॉट बी। अब यार जो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे और जो सबसे मजेदार जो बात है वो है प्यारे बच्चों कि जैसे आई डॉट आई में देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो ए एक्स बी एक्स तो आ गया, आई डॉट आई आएगा, आई डॉट आई का अगर मैं देखूं कि डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई, तो देखो आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो 1, इसका भी 1, और आई यानी एक्स एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर है तो एंगल कितना हुआ 0, तो ये कितना आएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जे डॉट जे तो भी क्या आएगा 1, और यहां से बात करूं के डॉट के कैप दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब तो सर अगर हम बात करें आई डॉट जे तो भी 0 आएगा, क्योंकि आई डॉट जे में तो एंगल कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि देखो ना आई कैप किधर है एक्स एक्सिस के अलोंग और जे कैप किधर है वाई एक्सिस के अलोंग, तो देखो आई हुआ एक्स के अलोंग जे हुआ वाई के अलोंग, तो इनके बीच में एंगल हुआ 90 डिग्री, तो कोस 90 क्या 0, और इनका यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या है 1 1। तो सर ऐसे ही अगर मैं आई डॉट के करूंगा तब भी क्या आ जाएगा 0, तो सर इसका मतलब जे डॉट आई करूंगा तब भी तो 0 आएगा, और के डॉट आई करूंगा तब भी 0 आएगा। यानी सर सिर्फ आई आई के साथ क्या आएगा 1, जे जे के साथ 1 आएगा और के साथ 1 आएगा। तो सर इसका मतलब हमें सिंपल कहानी समझ में आ गई कि आप कहना क्या चाहते हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि जब मैं दो वेक्टर का ऐसे फॉर्म दिए गए हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म दिए गए हो और ए डॉट भी पूछ लिया जाए तो ऐसे हम करेंगे। अब ये ए एक्स वाला इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, तो सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखा जाएगा, देखो ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई तो 1 हो गया सर, चलो भाई। अब सर ये वाली टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा आई डॉट जे, और आई डॉट जे क्या होता है 0, तो यानी जब ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई हुई इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो हमें 0 0 देगी, यानी उन्हें लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब सर नंबर आएगा इसका, सर ये वाली जो टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमें देगी 0, क्योंकि देखो जे डॉट आई आएगा और जे डॉट आई क्या होगा 0। तो सर जब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तब आएगा मजा, क्योंकि तब आएगा 1, क्योंकि जे डॉट जे क्या 1। तो सर यहां से मैं लिख सकता हूं ए वाई बी वाई, चलो सर प्लस, अच्छा ये वाली टर्म जब इसके साथ होगी सर तब भी 0 देगी क्योंकि जे डॉट के है, क्लियर है बात। अच्छा सर अब आएगा नंबर ए जेड के कैप का, तो ए जेड पहले वाली किसके साथ मल्टीप्लाई होगी बी एक्स के साथ, तो सर यहाँ के कैप और यहाँ आई कैप, तो सर 0, इसके साथ सर फिर 0, सर इसके साथ आएगा के डॉट के तो वो आएगा 1, तो मैं यहां से लिख सकता हूं सर ए जेड बी जेड। तो सर इसका मतलब ये हो गया मेरे पास क्या ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट। तो आप सर ये समझाना चाहते थे, यस। तो सर इसका मतलब तो आप एक क्वेश्चन दीजिए हमें। तो सर बेटा क्वेश्चन ये है कि आपको दे दिया जाए वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, चलो भाई बी वेक्टर दे दिया जाए आपको 8i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो सर यहां से अगर मान लो मुझे करना है क्या ए डॉट बी,
तो आपने बताया क्या, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सर यही तो लिखना है, तो इसमें लिखने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। देखो ए एक्स बी वाई क्या लिखा जाएगा, 3 × 8, ये साइन एज इट इज, ए वाई 4, बी वाई 2, तो क्या आ जाएगा 4 × 2। अब यहां पे देखो ए जेड कितना है 6 और बी जेड कितना है -2, तो सर ये आ जाएगा 6 × -2। तो सर यहां से सिंपल आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 प्लस आ जाएगा 8 माइनस आ जाएगा 12। तो सर इसको हम लिख सकते हैं फाइनल आंसर इज 20। तो सर हमें दो वेक्टर का ऐसे डॉट प्रोडक्ट करना आ गया। क्लियर है बात? चलो सर आपने बताया कि अगर एंगल, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जब थीटा होगा 90 होगा तो जो मेरा ए डॉट बी है वो क्या होगा 0। सर 0 का मतलब है कि यानी थीटा 90 का मतलब है कि ए है मेरा किसके, ए वेक्टर है परपेंडिकुलर किसके, बी वेक्टर के। इसके परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। तो सर यहां से फिर मैं सिंपल बात लिख सकता हूं, अगर ये है परपेंडिकुलर तो इसका मतलब है कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये भी मेरा क्या होगा 0 के इक्वल होगा। कब? जब मेरा थीटा हो 90 या बोल दिया गया हो कि ए परपेंडिकुलर है बी, तो 90 ही है एंगल उनके बीच में। ठीक है, इस केस में होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं क्या करते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों ये आ गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्या, जैसे इसका ये वाला, जैसे ए वेक्टर आपको दे दिया जाए दैट इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, और बी वेक्टर दे दिया जाए दैट इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 1j कैप प्लस 9k कैप, और पूछ लिया जाए फाइंड ए डॉट बी, यानी आपको बताना है कि ए डॉट बी क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, मास्टर ने क्या सिखाया आपको कि जब भी ए डॉट बी पूछा जाएगा तो मैं क्या करूंगा कि एक्स कंपोनेंट ए का वाई के बी वेक्टर के एक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 3 × 4। अच्छा, ये 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 6 × 1। ये -2 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, तो प्लस ये आ जाएगा -2 × 9। तो सर यहां से कितना आएगा 12 प्लस 6 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 0। सर आपने पढ़ाया था कि ए डॉट बी जब भी आ जाएगा 0, इसका मतलब है कि ये वेक्टर ए वेक्टर मेरा परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो जो नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल है कि जो हमने पढ़ा ये डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, इसी के क्वेश्चन है वो हम आगे करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज एक और बचती है, वो और बता देता हूं मैं प्यारे बच्चों, कि हमने लिखा ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। अच्छा, कई बार दो वेक्टर के बीच का एंगल निकलवा लेते हैं हमसे। देखो क्या, तो ये एंगल जो कोस थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये आ जाएगा कोस थीटा। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ, जैसे आप हमें कंप्लीट बताइए कि जैसे मान लो यार ए वेक्टर आपको दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड
के कैप। और प्यारे बच्चों बी वेक्टर हमें दिया गया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि इनके बीच में एंगल बताना है। तो सर एंगल बताने के लिए तो मुझे एक तो चाहिए मैग्नीट्यूड। तो सर मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा ऊपर वाले का, तो क्या आ जाएगा इस वाले का, तो अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अच्छा सर बी का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, तो सर बी का मैग्नीट्यूड तो सिंपल लिखा जाएगा, क्या, बी एक्स का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। चलो वेरी गुड, ये हो गए इनके मैग्नीट्यूड। सर हमें ए डॉट बी तो पता है, ए डॉट बी क्या होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड। तो सर यहां से अब मैं लिख सकता हूं बड़े मस्त तरीके से, क्या लिख सकता हूं सर, कोस थीटा की वैल्यू। तो सर कोस थीटा क्या लिखा जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी सर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इनटू सर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का। सर ये लिख सकते हैं दो वेक्टर के बीच में एंगल। सर ये दिखने में ना बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो गया, आप ना हमें क्वेश्चन देखकर बताइए। तो यार देखो सिंपल है दोस्त, मस्त बिंदास। जैसे ए वेक्टर आपको दे दिया जाए 3i कैप प्लस 4j कैप, सिंपल सा लेते हैं। और बी वेक्टर आपको दे दिया जाए 12i कैप प्लस 5j कैप। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यार देखो बड़ा सिंपल है, इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एंगल हम कैसे लिख सकते हैं। देखो कोस थीटा दैट इज इक्वल टू, कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये लिख सकते हैं। तो सर ए डॉट बी तो मैं सिंपल यहां से कर लूंगा, क्या, ए डॉट बी कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 12 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 56। तो सर ये आ गया, तो फिर तो कहानी सोल्व हो गई। क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना कौन सी मुश्किल बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 यूनिट। सर अगर ये आ गया तो फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13। अब हमें निकालना क्या था, कोस थीटा, ए डॉट बी कितना आएगा 56 डिवाइड बाय 5 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 65। तो यहाँ से प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 56 बाय 65। ये हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो प्यारे बच्चों ये हमने सिंपल पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा बचता है जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपने इतना अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये बेसिक मैथ्स का अंतिम पड़ाव है, यानी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वेक्टर का वो बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट डायमेंशन एंड एरर, उसके बाद काइनेमेटिक्स। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और वहाँ पे आप मेरे को बात कर सकते हो। हम आपको 24 आवर्स रिवर्ट करेंगे वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो आपका क्वेश्चन होगा उसको रिवर्ट ना किया जाए। हाँ बस ये होना चाहिए कि वो फिजिक्स से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब टॉपिक कोई भी हो लेकिन फिजिक्स से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप लोगों ने जो इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।